रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि रियलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। देखो क्लियर है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रियलाइजेशन में नहीं आती हैं, जैसे आपका जनरल रिजर्व नहीं आएगा, पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, रिजर्व फॉर कंटेंजेंसी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रिजर्व में नहीं आएगा, आपका कैश एट बैंक कैश इन हैंड रियलाइजेशन में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस आपका रियलाइजेशन में नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका रियलाइजेशन में नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें जितनी मैंने यहाँ पे बताई हैं जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रही हैं आपको, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है, और सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आती हैं। और यहाँ पे एक आपका जो कैपिटल है, ये कैपिटल भी आपका रियलाइजेशन में नहीं आता है बल्कि कैपिटल अकाउंट में चले जाता है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं, पहली बात हमें जानना पड़ेगा। देखो जब भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है यानी कि फर्म खत्म हो जाती है, उस टाइम हमें क्या बनाना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। देखो रियलाइजेशन करते टाइम हमें जानना चाहिए कि हम क्या करते हैं, सारे के सारे एसेट्स को बेच देते हैं और जितनी भी हमारी फर्म की लायबिलिटी है उनका हम पे कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म करते टाइम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इससे आपको पता चल गया होगा कि रियलाइजेशन में हम करते क्या हैं। हम लोग एसेट्स को बेच देते हैं और लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्मेट की बात करेंगे, देखो सारे के सारे एसेट्स को पहले हम डेबिट साइड को लेके आते हैं। किन किन चीज़ों को हम डेबिट साइड को नहीं लाते हैं, जैसे कैश को नहीं लाते हैं, बैंक को नहीं लाते हैं, फिक्स्ड से एसेट्स को नहीं लाते हैं, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लाते हैं। अब क्यों नहीं लाते भाई, सारे एसेट्स को तो लेके जा रहे हो, तो इन लोगों को क्यों छोड़ के जा रहे हो। वो कारण ये है कि रियलाइजेशन करते टाइम जो कैश वाली चीज़ है, अगर मान लो सोचो अगर मेरे पास 100 रुपये का नोट है, मैं 100 रुपये को अगर बेचने के लिए नीलामी करने जाऊंगा, क्या 100 रुपये का नोट की जगह मुझे 200 रुपये मिल जाएंगे, क्या नहीं मिलेंगे, नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेंगे। तो वही बात है कि जितने हमारे पास पैसे पड़े हो पहले ही लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो उनको लिक्विड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही लायबिलिटी, सारी की सारी लायबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड को लेके जाते हैं। किस किस चीज़ को नहीं लेके जाते, जैसे रिजर्व है, लोन फ्रॉम पार्टनर है, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस है, इन चीज़ों को हम नहीं लेके जाते हैं और सारी लायबिलिटीज़ को लेके जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड को जितनी भी हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं इनका पे कर देते हैं। टू बैंक करके हमने सारी की सारी लायबिलिटीज़ को क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पार्टनर क्या करें, लायबिलिटीज़ टेकन कर लें, पार्टनर बोले कि चलो मैं कर दूंगा पेमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल करके आ जाता है। देन वैसे ही हमारे एसेट्स में आता है, एसेट्स को हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स को बेच देते हैं, तो बाई बैंक करके रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कर देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे एसेट्स थे उनको बेच दिया गया है। देन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर क्या करें, उन एसेट्स को ले लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल करके हम उसको लिख दिया जाता है यहाँ पे। अब बात आती है हमारी फर्म में, यानी हमारे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में तो नहीं, हमारी फर्म में कभी कभार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होती हैं। हमें पता नहीं होता है कि वो बैलेंस शीट में लिखी नहीं गई है लायबिलिटीज़, लेकिन है लायबिलिटीज़। हमें बाद में पता चलता है कि हमने किसी के कोई कर्जा देना है या कोई पेमेंट करनी थी, तो उनको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। तो उस केस में क्या होता है, हमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का भी पेमेंट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, टू बैंक करके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का पेमेंट डेबिट साइड को कर देते हैं। वैसे ही कभी कभार अगर हम पेमेंट ना करें, कोई पार्टनर बोले कि मैं पे कर दूंगा इस लायबिलिटी को, तो पार्टनर के नाम पे चढ़ जाती है, टू पार्टनर्स कैपिटल करके। अब वैसे ही हमारे पास आता है आपका एसेट्स का भी। हमारे बिजनेस में या हमारे फर्म में कभी कभार कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको भी बेच देते हैं। बाई बैंक करके हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच दिया। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर बोले चलो मैं ले लेता हूँ उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, तो वो पार्टनर के नाम पे चढ़ जाता है बाई पार्टनर्स कैपिटल करके। अब बात आती है जब हम डिसॉल्यूशन कर रहे हैं फर्म का, तो खर्चे भी तो होंगे, तो खर्चे को भी तो पे करना जाएगा, पे करा जाएगा नहीं करा जाएगा, तो वही हम क्या करेंगे, टू बैंक करके एक्सपेंसिव और रियलाइजेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर बोले भाई मैं कर दूंगा इसका पेमेंट, इस एक्सपेंसेस का, तो पार्टनर के नाम पे चढ़ जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल करके। चाहे हमने पार्टनर को
एक्सपेंसेस के रूप में दिए हों या रेमुनेशन के रूप में दिए हों, कमीशन के रूप में दिए हों, जो जिस भी तरीके से दिए हो, टू पार्टनर्स कैपिटल करके उसके नाम पे चढ़ जाता है। अब यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ें दिख रही होंगी आपको, प्रोविजन फॉर एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये पहले से ही प्रोविजन है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए हमने प्रोविजन बना के रख रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा क्रेडिट साइड को ही लिखेंगे, ठीक है। इसका पेमेंट नहीं होगा डेबिट साइड को, ओके। देन अब हमारे पास आती है, यहाँ पे हम एक चीज़ लिखना भूल गए थे, वो है हमारा बाय IFR, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, या फिर क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, यानी IFR या फिर IFF। ये भी होता है प्रोविजन फॉर, ये भी प्रोविजंस की तरह ही है। इनका क्या होता है, हम यहाँ पे लिख तो देते हैं क्रेडिट साइड को, लेकिन इनका पेमेंट नहीं किया जाता है डेबिट साइड को, ठीक है। क्योंकि बहुत से टाइम पे हमें बैलेंस शीट में हमारे पास ये लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, इसलिए हम सीधे सीधे इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि पहले से ही क्या प्रोविजंस हैं, क्या है, किसी भी चीज़ का प्रोविजन है, यानी कि पहले ही कैश फॉर्म में ही है ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। अब बात आती है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनसे ही बार बार क्वेश्चन फंसते हैं। ये 8 या 9 चीज़ें हैं जो हमेशा क्वेश्चन में अड़ंगा डालते रहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले है हमारे पास WCR। क्या है हमारे पास, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया रहता है। किधर दिया रहता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में दिया रहता है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे WCR के कुछ केस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ केसेस होते हैं रिलाइजेशन में करने के लिए। देखो अगर WCR आपको सिंपल बैलेंस शीट में दे रखा है, कहाँ दे रखा है, सिंपल बैलेंस शीट में दे रखा है WCR, और कोई भी उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझ में आ गया, किस रेशियो में करोगे, जो भी रेशियो आपको दे रखा है उस रेशियो में आप करोगे, क्वेश्चन में रेशियो मेंशन होगा। समझ में आ गई बात, कहने का मतलब है WCR का कोई भी एडजस्टमेंट अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ WCR बैलेंस शीट में इस तरीके से शो हो, तो दैट टाइम वो कहाँ चले जाएगा, आपके कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। बट अगर WCR आपको बैलेंस शीट में दे रखा है और साथ ही साथ एडजस्टमेंट में दे रखा है कुछ इस तरीके से, WCR कह रखा है क्वेश्चन में आपसे 26,000, कितना कह रखा है, 26,000 बोल रखा है, और कोई भी कंपनसेशन आपके एडजस्टमेंट में नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो भी आपको रेशियो दे रखा होगा उसमें। दूसरा केस क्या होता है WCR का, अगर आपको मान लेते हैं WCR 26,000 दे रखा है और आपके पास कंपनसेशन यानी कि चोट वोट लग गई, कुछ भी हो गया, एडजस्टमेंट में बोल रखा है आपसे 20,000 का, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले WCR को क्रेडिट साइड में लिखोगे। किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, आप क्रेडिट साइड में WCR लिखोगे 20,000, कितना लिखोगे 20,000, देन उसका क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे, यहाँ पे पेमेंट कर दोगे 20,000 करके, और जो बचा हुआ हमारे पास 6,000 है, जो बचा हुआ 6,000 है उसको क्या करोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कैपिटल अकाउंट में, जो भी आपको रेशियो दे रखा है उस रेशियो में, ठीक हो गया। देन बात आती थर्ड केस की, WCR के थर्ड केस की। देखो अगर आपको WCR दे रखा है 26,000, कितना दे रखा है, 26,000 दे रखा है आपको WCR, और आपका जो कंपनसेशन यानी एडजस्टमेंट में आपसे बोला गया है वो आ गया 30,000, कितना आ गया 30,000, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में हम क्या लिखेंगे, बाय WCR करके 26,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड को, देन हम क्या करेंगे, पेमेंट कितना करेंगे, 30,000 का पेमेंट करेंगे। समझ में आ गया। देन अब हम बात करेंगे WCR अगर बैलेंस शीट में हो ही ना, WCR आपको बैलेंस शीट में दिया ही ना गया हो, क्या करा हो, बैलेंस शीट में आपका WCR है ही नहीं, बट आपके एडजस्टमेंट में क्लेम आ गया 40,000 का, कितना क्लेम आ गया, 40,000 का आपका क्लेम आ गया, तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधे सीधे टू बैंक करके WCR लिखोगे, 40,000 पे कर दोगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे गुडविल की, किसकी बात करेंगे हम, गुडविल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में आता ही आता है। देखो गुडविल हमारी एसेट्स है, तो ऑब्वियसली बात हमारे बैलेंस शीट में किधर को आया होगा, एसेट साइड को यहाँ पे इस तरीके से आया होगा, नहीं आया होगा। अब देखेंगे हम गुडविल का। देखो गुडविल का जो केस है, क्या करा है, गुडविल अगर गुडविल एसेट साइड में है तो सिंपल रियलाइजेशन को डेबिट साइड में लिखेंगे, बट उसका पे नहीं किया जाएगा क्रेडिट साइड में। देखो आप लोग करोगे क्या,
गुडविल को जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिलायंस अकाउंट में, यहाँ पे 2 गुडविल करके लिख दिया है मैंने डेबिट साइड को, बट उसका पेमेंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? पेमेंट नहीं करेंगे क्रेडिट साइड को। ठीक हो गया। जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके साथ यही ट्रीटमेंट किया जाता है कि अगर बाई चांस अगर हमें गुड इंटेंजिबल एसेट दे रखे हों बैलेंस शीट में और उसका एडजस्टमेंट में पेमेंट करने के लिए नहीं बोला हो तो हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं। समझ में आ गया। और जितने भी हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, जितने भी हमारे पास जो टेंजिबल एसेट्स हैं, अगर वो बैलेंस शीट में दे रखे हैं और उनका एडजस्टमेंट में पेमेंट करना नहीं भी बोला होता है तब भी हम उनका पेमेंट करते हैं, ये रूल होता है। अब देखो हमारे पास जो सिक्स्थ केस है, सिक्स्थ केस को देखेंगे। गुडविल हमारे पास बैलेंस शीट में कितना दे रखा है? सपोज करते हैं 10,000 गुडविल हमें दे रखा है और एडजस्टमेंट में बोल रखा है कि पे करने के लिए। तो दैट टाइम हम क्या करेंगे? सिंपल सा पहले हम डेबिट साइड में 2 गुडविल करके लिख देंगे 10,000, देन हम क्या कर देंगे? उसका पेमेंट भी यहाँ पे कर देंगे बाय बैंक करके, गुडविल करके हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे क्रेडिट साइड को। आगे बात समझ में इतना। अब आता है हमारे पास आता है 7 टॉपिक, बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चे इसमें भी बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपल वैसा ही है जैसा आपका लोन होता है, बैंक लोन होता है, उसी की तरह ट्रीट करना है। हमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लायबिलिटी एक प्रकार को लायबिलिटी की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाय बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, देन उसका पेमेंट हम कर देंगे इधर साइड को। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो 8th टॉपिक है वो है प्रोविडेंट फंड, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना, ये भी एक प्रकार का लायबिलिटी है, लायबिलिटी की तरह ही इसको भी ट्रीट करा जाएगा। 8th वाला देखेंगे, बाय प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिट साइड को लिखो, देन उसका पेमेंट कर दो यहाँ पे टू बैंक करके जितना भी अमाउंट बोला गया है आपसे। ठीक है। देन हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। देखो ये हमारा है तो एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हमारा है तो एसेट्स, लेकिन इसके साथ कंडीशन चलती है। देखो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमसे बोल रखा है, बैलेंस शीट में सिंपल बोला है, जैसे यहाँ पे है बैलेंस शीट है, इसमें सिंपल बोल रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोल रखा है? सिंपल सा प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल रखा है। तो आप क्या करोगे? इसको सिंपल सा लिख दोगे, डेबिट साइड को लिख दोगे, एसेट्स वाले जहाँ पे एसेट्स को लिखा जाता है वहाँ पे लिख दोगे। बट अगर पेमेंट करने के लिए एडजस्टमेंट में नहीं बोल रखा है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड में इसका पेमेंट नहीं करोगे। समझ में आ गई बात। अगर हमसे बोला गया है प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 रुपया और एडजस्टमेंट में बोला है कि आपको इसका पेमेंट करना है, एडजस्टमेंट में बोला है कि प्रीपेड एक्सपेंस रिसीव इतना ढंग से बोल, एडजस्टमेंट में बोल रखा है, तो दैट टाइम आप पेमेंट करोगे बाय बैंक करके प्रीपेड एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन का मतलब यहाँ पे है कि एडजस्टमेंट में बोला है पेमेंट करने के लिए, दैट टाइम करोगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं करोगे। इज दिस क्लियर? मेरे को भरोसा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन हमारे पास जो 10 टॉपिक है वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी का। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत बार टेंशन में आ जाते हैं। जैसे अगर ये टॉपिक आ गया, कुछ नहीं करना है, ये भी नॉर्मल लायबिलिटी है। क्या है? नॉर्मल लायबिलिटी, और लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। हम क्या करते थे? लायबिलिटी को डेबिट, हम लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में लेके आते हैं रियलाइजेशन के, देन पेमेंट कर देते हैं डेबिट साइड में। तो आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखना है, देन इसका पेमेंट कर देना है, सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके से। देखो ये मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बता दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो चीज़ें आती हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें कभी आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं कभी भी रियलाइजेशन के उसमें। तो मुझे भरोसा है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पूरा का पूरा फॉर्मेट के बारे में पता चल सके कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट आप लोगों को बताने की कोशिश करी है।